हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ कहानी गौरी का दूसरा भाग लेकर। तो हम लोगों ने पाठ छोड़ा था कि जहाँ पर सीताराम जी गौरी को देखने और स्वयं को दिखाने अपने दो बच्चों के साथ उसके घर आए हैं, जिनकी व्यवस्था बैठाने की आंगन में ही की गई है, जिससे किसी को, बाहरी व्यक्ति को ये पता न चलने पाए कि गौरी को देखने वाले आए हैं। आइए आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि माता को, जो कुंती हैं, उनको याद आता है कि सीताराम जी बैठे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आया हो, दौड़कर पिता के पास आया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने चलते हैं, माँ कहाँ है बताओ। सीताराम जी किंचित हंसकर, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम ही दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर तक पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी, वह ना जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या तुम हमारी माँ हो? अब आगे क्या हुआ कि गौरी ने देखा हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे। दोनों ने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा तो छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा बच्चा उसके पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई तो उसके माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे, वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर नहीं कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें खिलौने नहीं लेते। बड़े ने कहा, मिठाई तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हम छोड़कर दफ्तर चले जाते, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं है। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों में सबको हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? अब आगे क्या हुआ? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा कि इस समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा कि आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं नहीं जानता कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत है। एक माँ की मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में, मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोचकर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह, कहकर वे स्वयं हंस दिए। अब राधा कृष्ण जी ने मन ही मन में सोचा, तो मेरी लड़की इन बच्चों की धाय बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी के मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे दृष्टि ये कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर जब कोई ऐसी बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस, मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि यह विवाह नहीं होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। अब
जातक में सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिख कर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तो उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधाकृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधाकृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देरी न लगी कि विवाह न करने का केवल एक बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के लिए बहुत योग्य था। धनवान ये अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे और आगे भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी नहीं कहे जा सकते, पर पुरुषों की कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक थी, वही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी, माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिस धन्यवाद दिए, जिनकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। अब विवाह आगामी आषाढ़ को होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही थीं। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी, उनकी आंखों में दृश्य झूलने लगता कि उनका दामाद छोटा साहब हो गया। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही सीताराम जी के दोनों बच्चे उन्हें याद आ जाते और आ जाती सीताराम जी की बात। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती हूँ दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लेना शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती। यह रह रहकर उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती और साथ ही याद आने लगती विनयी नम्र सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर भी उन्हें नायब तहसीलदार न मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी की सरकार की गुलामी पसंद करते थे तब ना। दूसरी ओर थे कि उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार, जिन्हें अपने आराम अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने पर जरा भी संकोच या हिचक नहीं थी, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते दुम हिलाते हुए निंदे से काम करने, बुरे से बुरा कर्म करने के लिए भी किंचित लज्जित नहीं होते। और घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके उन मनोभावों को जानने वाला यहाँ पर कोई भी न था। वे रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती। बहुत चाहती थी कि माँ अपनी कह दे कि वे नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देगी। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले ही एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लगा। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज तो कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन
बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और बच्चे फिर बेचारे उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसमें एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा कि माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है वह उसे छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक यहाँ नहीं ठहर सकूंगी। माँ मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा। अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था और उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे बच्चों को छोड़कर गए थे उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी जो सीताराम जी जानते हैं, पर विवशता थी क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक टांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालात में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा सा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पद धूलि माथे से लगा ली। यही थी वो गौरी जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखनी से बनाई गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ देखा, पढ़ा और सुना। इसे पुनः पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।